जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ प्रज्ञान एकेडमी पर। मैं हूं साक्षी शर्मा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे हर लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता खत्म किया है। इसके बाद जो आता है वो है वैदिक काल, जिसका हम अध्ययन करेंगे। अब वैदिक काल में इसी साल एक क्वेश्चन आया था, एमपीपीएससी के प्री में आ चुका है ऑलरेडी एक क्वेश्चन, तो इस वजह से वैदिक काल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उसमें से क्वेश्चंस भी लगभग हर साल आते ही हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वैदिक काल को। तो वैदिक काल का सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसका टाइम पीरियड कितना था। तो इसका काल था 1500 से 600 ईसा पूर्व, इसका पूरा काल था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका काल था। अब देख लेते हैं वैदिक काल को। देखिए, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब इन्हें दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है? इनकी कुछ अपनी एक विशेषताएं हैं, है ना। जैसे कि ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व को, क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना के साथ साथ जो वैदिक काल था वह अपने सरल स्वभाव में था तथा मूल रूप में था। आर्यों का जीवन एकदम सरल था, ठीक है, और उसमें किसी भी तरीके का अंधविश्वास और कुरीतियां नहीं थी। वह अपने एकदम शुद्धतम रूप में था। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, मतलब 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल में जब हम आते हैं, एंटर करते हैं, तो उस काल में जो बाकी के तीनों वेद थे, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये तीनों की तीनों लिखे गए थे, ठीक है। तो इस काल में लिखे जाने के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस भी आ चुके थे। ऋग्वैदिक काल की तुलना में जब उत्तर वैदिक काल में हम एंटर करेंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ पे जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है और राजनीतिक स्थिति है, उसमें काफ़ी गहरा परिवर्तन आ चुका होता है। सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो ये होती है कि समाज में अनेक कुरीतियां घर कर लेती हैं, जो कि आज भी जिनकी झलक हम देख सकते हैं, जैसे जाति व्यवस्था और भी कई सारी चीज़ें। तो वो सभी हमें कब देखने को मिलती हैं? उत्तर वैदिक काल में। जो वैदिक काल का जो शुद्ध रूप था वो कहीं ना कहीं खोने लगा था ना। तो अब इसे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्यों की। क्यों? क्योंकि देखिए, हम सभी क्या मानते हैं कि वैदिक काल की जो स्थापना है वो किसने की थी? वैदिक सभ्यता की जो स्थापना है वो किसने की थी? वैदिक सभ्यता की स्थापना आर्यों ने की थी। तो आर्य कौन थे? उनका देश कौन सा था? वो कहाँ से आए थे? जब सिंधुवासी यहाँ रहते थे तो या तो हो सकता है कि वो सिंधुवासी ही हो, है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बाहर से कोई आया हो, कोई व्यक्ति। तो इस वजह से हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि आर्य कौन थे, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। आर्य का अर्थ होता है, एक सेकेंड, आर्य का सॉरी आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा उच्च कुल का, ठीक है। आर्य जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या उच्च कुल का, ठीक है, उच्च कुल का। तो ये समझ आ गया आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। अब बात कर लेते हैं आर्यों की आदि भूमि के बारे में, कि आर्य कहाँ से आए थे। उनका जो जन्म जन्म मूल स्थान था वो कहाँ का था, जहाँ से उनका जन्म हुआ, ओरिजिन हुआ ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बारे में क्या है, कई सारे विद्वानों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि आर्य बाहर से आए, कुछ मानते हैं कि नहीं, आर्य भारत के ही थे। तो ऐसे ही कई सारे विद्वान हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने माना कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे?
मध्य एशिया से आए थे। कौन? आर्य। ठीक है, अब मध्य एशिया से आए थे, इसका प्रमाण भी तो उन्हें देना पड़ेगा कि अगर मध्य एशिया से आए थे तो क्यों आए थे। तो देखिए, भाषा तथा धर्म में समानता थी। जो प्राचीन ईरान धर्म था, मतलब जो प्राचीन ईरान था, आज आप देख पाएंगे ईरान देश को, आप मैप में ज़रूर देखिएगा कि मैप में ईरान कहाँ पर है। जो ईरान है, ईरान का एक प्राचीन धर्म है ना, ईरान का एक, वहाँ पे अभी तो जो इस्लाम धर्म या फिर मुसलमान रहते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है इस्लाम धर्म को जो फॉलो करती है ना। तो उसमें क्या है, लेकिन इस्लाम धर्म से पहले ईरान में कौन था? तो देखिए, ईरान में इस्लाम धर्म से पहले एक धर्म प्रचलित था जिसका नाम था जरतुष्ट्र। जरथुष्ट्र, ये धर्म वहाँ पर विद्यमान था। और इस धर्म के एक प्राचीन ग्रंथ है, जैसे हिंदू धर्म या सनातन धर्म का एक कई सारे ग्रंथ है ना, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है महाभारत, है ना, रामायण, वेद, ये सभी क्या है, हमारे धर्म के ग्रंथ हैं। वैसे ही जो प्राचीन ईरानी धर्म था, यानी कि जरथुष्ट्र धर्म जो था, उसके एक क्या कहते हैं, एक महर्षि थे, ठीक है, जरथुष्ट्र। तो जरथुष्ट्र ने एक वो लिखा, उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम था जिंद अवेस्ता, ठीक है। अब जो ये ग्रंथ है, ये आप देख पा रहे हैं जिंद अवेस्ता, ये एक ग्रंथ है प्राचीन ईरानी, ठीक है। ये आप देख लिख पा रहे होंगे, महर्षि जरथुष्ट्र कृत पवित्र गाथाएं, ठीक है। तो ये धर्म पहले वहाँ प्रचलित था और यही धर्म पाया जाता था। तो देखिए, जिंदा अवेस्ता की जो भाषा है, मतलब जो इस धर्म ग्रंथ की जो भाषा है, वो वेदों की भाषा से समानता रखती है, ठीक है। सबसे पहला कारण उन्होंने ये बता दिया कि जो प्राचीन ईरानी धर्म था, उसके जो ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, उसकी जो भाषा है वो किससे मिलती है? वेदों की भाषा से मिलती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि वहाँ के देवताओं में और वेदों के जो वैदिक एज है, उसके देवताओं में काफ़ी समानता है। जो वैदिक काल है, वैदिक कालीन जो देवी देवता हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा समानता है। जैसे कि इंद्र हुए, मरुत हुए, ऐसे काफ़ी सारे देवताओं में समानता है। वेदों में जिन पशु पक्षियों तथा जीवों का उल्लेख किया गया है, वह मध्य एशिया में पाए जाते थे, ठीक है। ये उन्होंने अपना मत रखा इस रूप में, ठीक है। अब देखिए, अब इनका मत आया तो इसको काउंटर करने के लिए कुछ और मत आएंगे, ठीक है। मत आएंगे प्लस कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसकी समीक्षा करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों ने जब समीक्षा की तो उन्होंने कुछ बातें बताई, जैसे कि पहली बात बताई कि एशिया की बंजर भूमि में आने लिखा है, सॉरी, ये आर्य है, ठीक है, आर्य कर लेना इसे। एशिया की जो बंजर भूमि है, वहाँ पे आर्य पैदा नहीं हो सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मध्य एशिया में प्राचीन सभ्यता के कोई भी चिन्ह नहीं मिले हैं। मतलब कि जो ईरान का जो क्षेत्र है या जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे जो पुराने धर्म के जो साक्ष्य मिले हैं वो जरथुष्ट्र धर्म के मिले हैं, ना कि किसी वैदिक धर्म के कोई भी उसमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये भी समझने वाली बात है कि अगर वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये धर्म, तो इसके कुछ ना कुछ तो साक्ष्य मिलते, तो ऐसा कोई भी साक्ष्य वहाँ से नहीं मिला। इसलिए कई सारे विद्वानों ने इसका खंडन किया है। लेकिन कई बार ऐसा आ जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो उसमें ऑप्शन आता है मध्य एशिया से। अब मैं ऐसा नहीं मानती कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको नीचे कारण बताऊंगी। तो देखिए, इसके बाद में जो दूसरा मत आया वो आया विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स का जो मत था, एक सेकेंड, सॉरी, अब विलियम जोन्स का जो मत था उसमें बोला गया कि यह संभवतः कोई यूरोप का कोई भाग रहा होगा जहाँ से आर्य आए होंगे ना। उन्होंने बोला कि जो आर्य आए वो यूरोप का कोई भाग रहा होगा, ठीक है। इन्होंने एशिया माइनर के बंजाक्यू नामक स्थान से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक अभिलेख मिला है, जिसमें क्या मिला है,
जिनमें जिन राजाओं तथा देवताओं का उल्लेख है वे आर्यों जैसे थे, जैसे इंद्र तथा मरुत। ठीक है, ये मरुथु हो गया है, ये मरुत है। ठीक है, मरुत। तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, ये इसे करेक्शन कर लीजिएगा इस नाम में। तो देखिए, एशिया माइनर जो है, एशिया माइनर जैसे आज जो टर्की है, टर्की या फिर जो तुर्की है जहाँ पर है, तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, मैप में जाके तुर्की ज़रूर देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जो टर्की है या तुर्की है उसकी कैपिटल क्या है, यानी कि राजधानी क्या है। तो देखिए, एशिया जो टर्की है, आधुनिक टर्की है, वहाँ पे एक जगह है एशिया माइनर। ठीक है, ये एक पठारी क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, एशिया माइनर, जो कि किसे जोड़ता है, यूरोप और एशिया को जोड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने माना, विलियम जोन्स ने, कि ये संभवतः यूरोप का कोई भाग रहा होगा। तो इसमें ये वाला जो एशिया माइनर और यूरोप का ये जो क्षेत्र है ये भी सम्मिलित हो जाता है। तो उन्होंने एक प्रमाण दिया कि यहाँ पे एशिया माइनर से एक 14वीं शताब्दी का एक अभिलेख मिला है जिसपे क्या है, जिनमें जिन राजाओं तथा देवताओं का उल्लेख है वे किससे समानता रखते हैं, इंद्र तथा मरुत से। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया वो था कि आधुनिक यूरोपीय जो भाषा है वो संस्कृत परिवार की भाषाएं हैं, उसमें काफी सारे शब्द हैं वो संस्कृत के मिलते हैं, जैसे कि मातृ पितृ संस्कृत का जो शब्द है उससे अंग्रेजी का बना है मदर फादर, और लैटिन का बना है मेदर और पेदर। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है, इन्होंने अपना इस प्रकार से एक मत दिया। उसके बाद में अब इनके मत की भी कई सारे लोगों ने समीक्षा की, तब उन्होंने कुछ बातें की, जैसे भाषा तथा जीवन प्रणाली कभी भी नस्ल की एकता सिद्ध नहीं करती। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है, अगर उसे किसी देश की भाषा आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति का जन्म उस देश में हुआ है। वो अगर आप किसी व्यक्ति से मिले होते हो जिसे वो भाषा आती है तो आप उससे वो भाषा सीख सकते हो, या फिर उसका जो कल्चर है, जो उसकी संस्कृति है, उसे अपना सकते हो। तो ये कभी भी नस्ल की एकता सिद्ध नहीं करती है। अब जैसे दो समुदाय के लोग परस्पर संपर्क में आकर भी इसे सीख सकते हैं, जैसे कि आप हैं, अपन एमपी के हैं। ठीक है, एमपी के हैं, हम कहाँ जाकर बस जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं या तमिलनाडु चले जाएं या फिर आंध्र प्रदेश चले जाएं, तो हम वहाँ की भाषा थोड़ी बहुत तो सीख लेंगे। हो सकता है ना, ये पॉसिबल है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। जैसे कि तमिलनाडु में आप तमिल सीख सकते हैं, क्योंकि वहीं पर आपको उसी भाषा को बोलने वाले लोग मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में आप तेलुगु सीख सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ वैसे ही लोग मिलेंगे, क्योंकि उसी भाषा का वो उनकी मातृभाषा, वो उसका यूज़ करते हैं। तो हम ऐसे सीख सकते हैं। ठीक है, अब उनके कुछ संस्कृति में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे उनके शादी करने का तरीका कुछ हमसे डिफरेंट होता है। जैसे आप उत्तर भारत के लोगों की बात करें और दक्षिण भारत के लोगों की बात करें, तो शादी में कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं, कुछ रीति रिवाजों में बेसिक डिफरेंस पाया जाता है ना। तो अब क्या हुआ, हमें वो चीज़ अच्छी लगी तो हमने अपनी शादी में भी उसे ऐड कर लिया। तो इसी तरह से ये क्या होता है कि कभी भी जो संस्कृति है या फिर जीवन प्रणाली है या भाषा है, वो कभी भी किसी व्यक्ति की दो व्यक्तियों में क्या कहते हैं, नस्ल की एकता कभी सिद्ध नहीं कर सकती। वो हम किसी से परस्पर संपर्क बनाकर भी सीख सकते हैं। तो इस वजह से इनका मत को भी कई सारे विद्वानों ने नहीं माना। इसके बाद में बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें सब जानते हैं, एक क्रांतिकारी थे, गरम दल के प्रमुख नेता रहे हैं। तो इन्होंने भी कुछ मत अपने दिए हैं। इन्होंने माना है कि जो आर्य लोग आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब क्या है, पृथ्वी है हमारी, यहाँ पर है नॉर्थ पोल, यहाँ पर है साउथ पोल। अब ये जो यहाँ पर से उन्होंने माना है कि यहाँ से भारत की ओर आए ये लोग। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता है नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, तो आप मेरा एटमॉस्फेयर वाली प्लेलिस्ट, मेरी प्लेलिस्ट पे आपको एटमॉस्फेयर वाली एक वो मिल जाएगी,
तो अब वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसमें जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो इन्होंने क्या माना, उत्तरी ध्रुव को क्या माना कि वहां से आर्य लोग आए। अब ईशा से 8,000 वर्ष पूर्व मतलब इनका मानना था कि जो ईशा के जन्म से, यानी कि जब से ईसाई संवत प्रारंभ हुआ, तो उसके उनके जन्म से 8,000 वर्ष पूर्व जो उत्तरी ध्रुव था वहां की जलवायु रहने योग्य थी। अब क्या हुआ, समय बदला, जलवायु बदली, सॉरी, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज बताई कि जो वेद है, वेदों में 6 माह के दिन और रातों का भी उल्लेख किया गया। तो अब इनके मत की भी समीक्षा करी कई सारे लोगों ने, तो उन्हें बताया कि ऋग्वेद में उत्तरी ध्रुव का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। साथ में सप्त सिंधु प्रदेश को उन्होंने देवकृत योनि माना। जो आर्य लोग थे उन्होंने वेदों में हमेशा लिखा कि जो सप्त सिंधु प्रदेश है वही उनकी आदि भूमि है, वही उनकी जन्म भूमि है, वही उनकी देवकृत योनि है, ठीक है। तो इनके मत को भी विद्वानों ने खारिज कर दिया। इसके बाद आए स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या माना, संभवतः तिब्बत का यह कोई क्षेत्र रहा होगा। अब तिब्बत कहाँ है, ये हमारा प्यारा भारत। अब भारत के यहाँ पर देखिए आप, ये जो ग्रीन आपको एरिया दिख रहा होगा डार्क ग्रीन में, ये है तिब्बत, ठीक है। अब इन्होंने माना, दयानंद सरस्वती जी ने, कि जो आर्य आए थे वो तिब्बत से भारत में आए थे, लेकिन विद्वान इस मत को बिल्कुल ही नहीं मानते, सभी ने खारिज कर दिया है इस मत को। इसके बाद में कई सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो भारत को ही आर्यों का देश मानते हैं, और मुझे भी, जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे भी लगता है कि आर्यों का आदि देश भारत ही था, ना कि वो कहीं बाहर से आए थे, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही थी। पहली बात कि प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी प्रवास का उल्लेख नहीं है। प्रवास करने वाली जातियां सैकड़ों वर्षों तक अपनी आदि भूमि को याद रखती हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्व सॉरी एक सेकेंड, दक्षिण पूर्व से जो भारतीय गए, सॉरी, दक्षिण पूर्व में जो भारतीय गए उन्होंने न केवल देश को ही याद रखा, अपितु अपने देश के स्थानों व नदियों के नाम तक वहां ले गए। अब जैसे मान लीजिए आप अमेरिका जाकर बस जाते हैं, तो क्या आप ये भूल जाएंगे कि हम भारत के हमारा जो जन्म स्थान है वो भारत है, या फिर हमारा जो हमारे माता पिता की जो जन्मभूमि है वो कहाँ की है, भारत की। इतनी जल्दी हम नहीं भूल सकते। हमारी जो पीढ़ियाँ आएंगी कई सारी, ठीक है, वो भी इस चीज़ को याद रखेगी कि हमारा जो ओरिजिन हुआ है वो भारत से हुआ है, ठीक है। हमने भले ही प्रवास किया है लेकिन हम हमेशा याद रखते हैं हमारे देश को। तो इसी के लिए एक इन्हें यहाँ पर पहला फैक्ट मिल गया आर्यों को भारत का ही बताने का, कि जो प्रवास करने वाली जातियां हैं वो सैकड़ों वर्षों तक अपनी आदि भूमि को, यानी कि जो उनकी आदि जहाँ से उनका जन्म हुआ होता है, उसे हमेशा याद रखती हैं। दूसरी बात करते हैं, वैदिक ग्रंथों में भारत को ही मातृभूमि, पितृभूमि, तपोभूमि और स्वर्गभूमि कहा गया है। मतलब जो भारत का क्षेत्र है, जो भारत का क्षेत्र था, उसे ही क्या कहा गया है, इन्होंने वेदों में हमेशा ही अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, तपोभूमि, स्वर्गभूमि कहा है। हम भी क्या कहते हैं, भारत हमारी माता है ना, भारत माता की जय। तो हम क्या कहते हैं, भारत हमारी माता है। हम ये थोड़ी नहीं कहते अमेरिका हमारे पिता है, ऐसे माता है, भाई है, बंधु है, कुछ भी नहीं कहते ना। हमारी हमारी मातृभूमि वो है ही नहीं। हमारी मातृभूमि क्या है, भारत है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, भारत माता, हमारी भारत माता है, हमारी मातृभूमि है। तो वेदों में भी हर जगह यही भारत को ही अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, तपोभूमि, स्वर्गभूमि सब कुछ क्या कहा गया है, भारत को ही कहा गया है, ठीक है। इसके बाद में सर्वाधिक आर्य भाषा के शब्द वैदिक संस्कृति में मिलते हैं, जबकि यूरोपीय भाषा में तुलनात्मक रूप से अत्यंत ही
कम शब्द मिलते हैं। तो जैसे कई सारे विद्वानों ने बताया कि जैसे विलियम जोन्स का जो मत था उसमें उन्होंने बताया कि जो भाषा है, यूरोपीय भाषा, वो संस्कृत भाषा का ही मतलब जिनका ओरिजिन, उन सभी भाषाओं का ओरिजिन संस्कृत से ही हुआ है। तो आज भी हम जैसे देखते हैं कि हम देखते हैं विश्व की सभी भाषाएं हैं जो उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। संस्कृत क्या है? संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है पूरी तरह से, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेट करने में आप विश्वास नहीं करेंगे, संस्कृत भाषा का यूज किया जाता है, ना कि अंग्रेजी का, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि संस्कृत की महत्वता कितनी ज़्यादा है। और मैंने अभी आपको बताया कि कई सारे वर्ड्स संस्कृत से सिमिलर हैं, जैसे मातृ पितृ से रिलेटेड है, मदर फादर, और लैटिन का जो मेदर पेदर है वो है, ठीक है। तो यानी कि जो कई सारे मतलब अगर यूरोपीय भाषा में शब्द हैं भी, तो ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब सब वहीं से आर्य आए हैं, है ना। अब भाषा संस्कृत है तो उससे कई सारी लैंग्वेजेस ओरिजिनेट हुई है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि आर्य वहीं रहते थे या आर्यों का वे मूल स्थान है ना। अब क्या है, वैदिक संस्कृति है, उसमें इतने सारे शब्द मिलते हैं। मान लो अगर वहाँ की जो भाषा थी पहले संस्कृत ही थी, वहाँ पर आर्य रहते थे, तो आज इतने कम शब्द क्यों मिलते हैं? इतने कम शब्द उन भाषाओं में, यूरोपीय भाषाओं में क्यों मिलते हैं? उसमें भी तो बहुलता होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं मिलते। दूसरा है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट की, प्रवास के मार्ग में आर्य वैदिक साहित्य का एक भी साक्ष्य छोड़कर नहीं आए, है ना। अभी उन्होंने यहाँ मतलब जो यूरोप है, यूरोप से उन्होंने इंडिया तक प्रवास किया है, तो यहाँ के मार्ग में उन्होंने एक भी साक्ष्य नहीं छोड़ा, एक भी साहित्य नहीं छोड़ा, और इंडिया में आते ही उन्होंने इतने सारे साहित्य का निर्माण कर दिया। कैसे? ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना। उन्हें रास्ते में अपने जो मार्ग है, प्रवास का जो मार्ग रहा है उनका, ठीक है, तो उसमें भी उन्हें कुछ साहित्य छोड़ के, कुछ लिटरेचर छोड़ के जाना चाहिए था, कुछ किताबें, कुछ ग्रंथ छोड़ के जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा। तो कैसे मान लिया जाए कि उन्होंने प्रवास किया, है ना। इसके बाद में वैदिक यज्ञ तथा अनुष्ठानों में सोमरस का पान किया जाता था। सोमरस पीते थे ये लोग ना। तो अब ये सोमरस पीते थे, जो सोमरस किससे मिलता है? एक सोम नामक पौधा है जो कहाँ मिलता है? पंजाब के मूलवंत और मुंजवंत पहाड़ों से मिलता है, ठीक है। पंजाब के मूलवंत और मुंजवंत पहाड़ियों से प्राप्त होता है। अब इन पहाड़ियों से मिलता है, ये कहाँ पाई जाती हैं? पंजाब में। अब जब पंजाब में ये पहाड़ियाँ पाई जा रही हैं और इतने मतलब जो वैदिक यज्ञ और अनुष्ठान है यहाँ पर हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि ये भारतीय ही थे, ठीक है। इसके बाद में लटाविया और इस्टोनिया के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, अब ये लटाविया और इस्टोनिया कहाँ है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैप में। ये है पूरा वर्ल्ड और ये है हमारा प्यारा भारत। इधर आएंगे तो ये है अफ्रीका, ये है रशिया, ये है चाइना, ठीक है, और ये है यूरोप, ठीक है। ये यूरोप आ जाता है इधर, ठीक है। तो अब जो यूरोप का जो ये पार्ट है, उसमें आप इधर देखेंगे, ये आपको दिख रहे होंगे, ये एक सेकेंड, ये यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। तो ये मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया। तो यहीं पर है लिथुआनिया, लताविया और इस्टोनिया, ठीक है। ये 3 देश हैं जो कि क्या है? बाल्टिक कंट्रीज है या बाल्टिक देश हैं। क्यों? क्योंकि जो ये सागर है यहाँ पर है बाल्टिक सागर, ठीक है। जो आपको ये सागर दिख रहा है, ये है बाल्टिक सागर। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? इन तीनों देशों को बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है लटाविया और इस्टोनिया। तो आपको लोकेशन पता पता पड़ गई कि ये है लटाविया और ये सॉरी एक सेकेंड, ये इस्टोनिया, उसके नीचे है लटाविया, और ये यहाँ पर है लिथुआनिया। तो मैप में आप ज़रूर देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे शायद आपको थोड़ा समझ ना आए। मैंने कोशिश की है अपनी पूरी तरह से समझाने की, फिर भी आप एक बार मैप में ज़रूर देखिएगा। अब क्या है, जो लटाविया और इस्टोनिया है उसमें एक कुछ प्राचीन ग्रंथ मिले हैं, जिसमें क्या उल्लेख आया है कि भारत से आर्य उस समय वहां आए जब देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे, ठीक है।
अर्थात भारतीय कहाँ तक पहुंच चुके थे? बाल्टिक तक पहुंचते, यानी कि इतने प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अब देखिए यहाँ पर स्थिति देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। अब हमारे प्यारे भारत से इतने दूर हम चले गए, ठीक है। अब इतने दूर चले गए, इतने दूर तक हमने प्रवास कर लिया और यहाँ पर मिला है ऐसा साक्ष्य, तो संभव है कि हम कई सारे और देशों में भी गए होंगे, है ना। ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो समझ आया आपको कि मैं ये क्यों कहना चाह रही थी कि भारत की जो मूल भूमि है वो आर्य है। जन्मभूमि, मातृभूमि, सब कुछ क्या है? भारत ही है, कहीं वो बाहर से नहीं आए। तो हमने यहाँ पे आज पढ़ा, एक सेकेंड सॉरी, आर्यों के बारे में पढ़ा कि आर्य कहाँ से आए, उनकी जन्मभूमि क्या थी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो ऋग्वैदिक काल है उसके बारे में पढ़ेंगे कल से। तो आज के लिए थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।